हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है एटमॉस्फेरिक चैप्टर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज हम इसमें देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन सी लेयर्स होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो कई बार आपके एसएससी यूपीएससी एग्जाम्स में काफ़ी बार है, तो इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे आज। तो पहले देखें रोल, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। वातावरण, जिसे हिंदी में वातावरण कहते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है कि एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड ए सेलेस्टियल बॉडी। अब जो एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है कि देखो लेयर्स होती हैं बहुत सारी एटमॉस्फेयर की, जो गैसेस की लेयर्स होती हैं जो सराउंड करती हैं किसके द्वारा, सेलेस्टियल बॉडीज को। ठीक है, जैसे प्लेनेट है, मून है। ठीक है। और बात करें इज हेल्ड प्लेस बाय द ग्रेविटी, और जो ये एटमॉस्फेयर होता है, ये जो लेयर्स होती है इनको मतलब बांधे रखना किसका काम होता है, ग्रेविटी का। ठीक है ना। फिर बात करें एग्जांपल, जैसे अर्थ का एग्जांपल लिया जहाँ पर गैसेस मिक्सचर आपको मतलब मुख्यतः आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है। जैसे अगर हम देखें हमारे एटमॉस्फेयर में, तो नाइट्रोजन जो है वो 78% है। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% है, और बहुत सारी गैसेज हैं, CO2 है, मीथेन। ठीक है। और इसके अलावा ये सर्व करती हैं टू द स्पोर्ट लाइफ। ऑब्वियसली बात है, हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं, और नाइट्रोजन आपका पेड़ों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी ग्रोथ के लिए। और ये रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर को और प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। ये जो वर्ड आया ये ओजोन के लिए है, क्योंकि ओजोन लेयर जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रेज से। ठीक है ना। एंड क्रिएट ए वेदर। जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें, इस प्रकार से इसमें होता है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो इनके इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार कंपोजिशन देखना है एटमॉस्फेयर का। तो ये आपकी 11th क्लास में से लिया गया, ये बिल्कुल वहीं से। तो आप देखोगे तो 8.1 टेबल है एनसीईआरटी में। ठीक है। तो अब कई बार ये भी पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस का मतलब अमाउंट है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन। तो कई बार इसको पूछा भी जा सकता है घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में भी। ठीक है। तो इसको याद रखना, हीलियम, क्रिप्टॉन, एक्सॉन और हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये इस तरह से पाई चार्ट बनाया हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो आपका बात करें चार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना मतलब सीक्वेंस वाइज। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन। तो ये नियोन तक तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके उससे आगे भी आप कर सकते हैं। सो नाउ हम अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर के। तो एक बार इसको बताने से पहले एक बार इस डायग्राम को देखना। देखो इसमें बहुत सारे जैसे ट्रोपोस्फेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर्स, मिजोस्फेयर्स, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर्स। और हर लेयर के बीच में ना एक एक लेयर होती है बीच की, जिसको बोलते हैं ट्रोपोपोज का मतलब ही होता है स्टॉप। तो देख रहे हैं स्ट्रेटोस्पोज, फिर मीजोस्फोर्स। सो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। तो ये सबसे पहली लेयर्स होती है, और यहीं पे आपकी ज़्यादातर आपकी गैसेस यहाँ मिलती हैं। ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है। सो यहीं पर ओके। सो इट इज़ द एटमॉस्फेरिक लेयर बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड एल्टीट्यूड। मतलब ऑब्वियसली बात है, अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बिटवीन और बीच में मिलती है। और इसका एल्टीट्यूड लगभग 8 किलोमीटर का होता है। पोल्स पे तो ये मान्य 8 किलोमीटर है, और इक्वेटर पे ये होती है आपकी 18। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों। क्योंकि देखो पोल्स पे क्या होती है आपको पता है ना, मतलब वहाँ पे कोल्ड होता है। तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होगा कोल्ड होगा, तो वहाँ के मोलिक्यूल्स जो होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि इक्वेटर पे क्या होता है कि यहाँ पे वार्म रहता है, तो जो मोलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा वार्म होता है, तो थोड़ा सा वो बल्जी हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो लेयर्स है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। सो 18 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको मतलब हो सकता है कि 15 किलोमीटर भी हो, 10। तो ये डिपेंड करता है, अलग अलग वेरिएशन, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि 8 से लेके 18 किलोमीटर के बीच में ये रहती है। फिर जो थिकनेस जो होती है, जो थिकनेस इज ए ग्रेटर एट द इक्वेटर। जैसे मैंने बताया कि इक्वेटर पे ही इसकी थिकनेस ज़्यादा रहती है, बिकॉज द हीट एयर राइज करती है टू द ग्रेटर हाइट। ठीक है, वो इसीलिए तभी तो राइज करेगी, तभी तो बल्ज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है वार्म होती है। और ज़्यादातर जो रेडिएशन जो होता है आपका, या फिर जो सोलर रेडिएशन जो होता है वो इक्वेटर के आसपास आपके ज़्यादा होता है। सो इसका एक और रीज़न भी ये भी है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है, और ठंडी हवा जो होती है वो हैवी हो जाती है। फिर ट्रोपोस्फेयर्स एंड विद द ट्रोपोपोज। तो यहाँ पे आपके ट्रोपोपोज पे यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई होप दैट आपको ये समझ में आए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है, देखो लैप्स रेट क्या होता है, दो द फॉल इन द टेम्परेचर, मतलब जैसे टेम्परेचर का घटना।
कैसे, अब मैं इसको बताता हूँ। देखो, जैसे आप ट्रोपोस्फियर से जैसे आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर क्या करता है आपका, घटता है, बिल्कुल, है ना। तो यही होता है लैप्स रेट में। और जैसे ही आप इसको एक लेयर को पार करते हो तो एकदम टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसे कहते, देखो ये तो होता है नॉर्मल रैप्स का, ठीक है, ये होता है नॉर्मल, इसको नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ट्रोपोस्फियर्स। जब बात करें ट्रोपोस्फियर्स की, इज मार्क बाय द टेम्परेचर इन्वर्जन एंड टर्बुलेंस एंड एडिस। तो यहाँ पर आपको टर्बुलेंस आपको इन्वर्जन देखने को मिलता है। कैसे, देखो, क्योंकि मैंने अभी बताया आपका 70-80% यहाँ तक कि 90% आपकी गैसेज आपकी यहाँ पे मौजूद होती है, तो टर्बुलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और एवरेज बात करें, कई कई बार ये भी जो एवरेस्ट पे जाते हैं, जो माउंटेनर होते हैं, वो कहते हैं कि एवरेस्ट पे जब चोटी पे जाते हैं तो उनको ना धरती का जो घुमाव है, जो गोलाकार है, वो उनको नजर आता है, ठीक है। तो वो एकदम से इस ट्रोपोपोज के नजदीक होते हैं, तो यहाँ पर एयर बिल्कुल थिन हो जाती है और सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, टर्बुलेंस है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपको जो एरोप्लेन्स हैं वो ज़्यादातर फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पे टर्बुलेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से भी। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो ट्रोपोपोज, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये टॉप लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर्स की, जैसे मैंने आपको बताया था। इट एक्ट एज ए बाउंड्री, तो ये बाउंड्री का काम करती है, मतलब ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, ठीक है। सो ये ध्यान रखना ट्रोपोपोज के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये पोज कई बार कहते हैं ना, पोज हो जाओ तो स्टॉप, या एंड या सीज। सो दिस लेयर मार्क बाय द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, कि मतलब ना घटता है ना ही बढ़ता है। फिर नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर्स में। तो इट लाइज बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फेयर, तो सबसे पहले क्या था हमारा ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर ये होती है कम से कम 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये याद रखना, कई बार किलोमीटर पूछा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टेम्परेचर, यहाँ पर क्या होता है कि लेयर्स में रिमेन कांस्टेंट रहता है फॉर द सम डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस पर तो टेम्परेचर बिल्कुल ही कांस्टेंट रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आप हाइट बढ़ती चली जाती है, सो जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। सो लेवल ऑफ 0 डिग्री एट द 50 डिग्री एल्टीट्यूड पे, ठीक है। सो नेक्स्ट, दिस राइज टू ड्यू टू द प्रेजेंस, ये किस वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हार्मफुल। और यहीं पर आपकी जो है ना आपकी ओजोन लेयर जो है आपकी यहाँ पे मिलती है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेड जो होती है उसे प्रोटेक्ट करती है, जो एब्जॉर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड, यहाँ पे क्लाउड नहीं होते हैं। और एसोसिएट विद वेदर फिनोमेना, तो ना ही कोई वेदर फिनोमेना से एसोसिएट होते हैं, ना ही क्लाउड्स होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे एरोप्लेन्स आपकी चलती है और ना ही यहाँ पे कोई टर्बुलेंस होता है, तो एरोप्लेन्स के लिए काफ़ी इजी हो जाता है यहाँ पे फ्लाई करना, मेकिंग कंडीशन फॉर आइडियल फॉर प्लेइंग एरोप्लेन्स, जैसे मैंने बताया। सो जो एरोप्लेन्स होते हैं इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, समटाइम कभी कभार अपर स्ट्रेटोस्फेयर में ये, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर में चली जाते हैं, वेयर देयर, जहाँ पर वेदर काम होता है, मतलब शांत होता है, ठीक है। समटाइम्स सर्कस क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं एट द लोअर लेवल, कभी कभार ये क्लाउड्स, अच्छा, क्लाउड्स के लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो ले आऊँ, ताकि आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ओजोन स्फीयर। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे ओजोन लेयर आपकी प्रेजेंट है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो कहाँ कहाँ ये आपको प्रेजेंट मिलता है, तो ये आपको मिलेगा एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर के बीच में फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और इसका स्पैन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्ट्रेटोस्फेयर से लोअर मिजोस्फेयर में, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और फिर मिजोस्फेयर। फिर अगर बात करें, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, अब यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, ये जो ओजोन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं अल्ट्रा वायलेट रेड्स जो कि सन से आती हैं। फिर ओजोन स्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको कीमोस्फीयर्स भी कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज गोज हेयर, तो यहाँ पे बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज होती रहती है, तो इसको याद रखना, कीमोस्फीयर भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर यहाँ पे क्या होता है, आपका बढ़ता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर राइज करता है आपका कहाँ से, 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, हर किलोमीटर में 5 डिग्री बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है आपका मीजोस्फेयर, नेक्स्ट में, सो ये इंटरमीडिएट लेयर होती है बियॉन्ड द ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर से ये ऊपर आपको लेयर प्रेजेंट मिलेगी, जैसा अभी हमने पढ़ा था, और ये कंटिन्यूस अप टू 80 किलोमीटर तक ये होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये याद रखना, 80 किलोमीटर इसकी रेंज, मतलब अर्थ सरफेस से, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो वो ग्रेजुअली फॉल करता है आपका -10 डिग्री सेल्सियस एट 80 किलोमीटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको -100 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है जब 80 किलोमीटर आपका हाइट हो जाती है।
फिर यहाँ पे आपको मीटियोर्स भी दिखाई देखने को मिलते हैं, उल्कापिंड यहाँ पे बर्न आउट हो जाते हैं सारे के सारे इस लेयर्स में। जैसे इस लेयर्स में एंटर करते हैं तो सब के सब क्या हो जाते हैं, बर्न कर जाते हैं या मिट जाते हैं, एंट्री फ्रॉम द स्पेस। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर्स, स्ट्रेटोस्फियर्स, मेसोस्फियर्स, थर्मोस्फियर्स, फिर एक्सोस्फियर। इसमें एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे इसमें छोटा सा, जैसे ये ट्रोपोस्फियर्स है, ये स्ट्रेटोस्फियर्स है, ये मेसोस्फियर्स है, ये थर्मोस्फियर्स और ये एक्सोस्फियर। सो जब आप ट्रोपोस्फियर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर आपका घटता है। ठीक है, टेम्परेचर आपका घटता है, लेकिन जैसे स्ट्रेटोस्फियर में आप लोग जाते हैं तो टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ता है। फिर जैसे मेसोस्फियर में जाते हैं तो टेम्परेचर आपका घटता है। ठीक है, सो देखा ना, घट रहा है ना, माइनस। पर जैसे आप थर्मोस्फीयर में जाते हैं तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, और फिर ये बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, सो ये आपका थोड़ा सा कंसेप्ट में था, इसको याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका थर्मोस्फेयर। सो ये थर्मोस्फेयर टेम्परेचर क्या करता है, यहाँ पे इस लेयर में टेम्परेचर राइज करता है रैपिडली। मैंने बताया ना एकदम रैपिडली यहाँ पे आपका टेम्परेचर बढ़ता है, रैपिडली इंक्रीज करता है जैसे हाइट बढ़ती है। और ये आपको कहाँ में देखने को मिलता है, देखो आइनोस्फेयर इज अ पार्ट। अब इस थर्मोस्फेयर का में, इस थर्मोस्फेयर लेयर में आइनोस्फेयर इसका पार्ट होता है दिस लेयर में। तो ये कब कहाँ से एक्सटेंड करती है, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब ये दिस लेयर हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन, जितने भी हमारे ट्रांसमिशन होते हैं, जैसे चाहे रेडियो के हों चाहे मोबाइल फ़ोन के, तो यहाँ पे आपको रेडियो ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, इनफैक्ट रेडियो वेव्स जो होती है वो ट्रांसमिट की जाती है फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट हो जाती है वो अर्थ बाय दिस लेयर। सो जो अर्थ से सिग्नल जाता है वो यहीं से इस लेयर से रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ पे आता है। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये पॉइंट पूछा जाता है कई बार कि भाई आपका जो रेडियो ट्रांसमिशन है वो कौन सी लेयर्स में आपका मिलता है, तो थर्मोस्फेयर में, याद रखना। A person would not feel warm because the thermosphere extremely low pressure. सो जो मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई जाता है तो जो व्यक्ति है वो वार्म महसूस क्यों नहीं करता, क्योंकि एक्सट्रीमली लो प्रेशर होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स होते हैं वो यहीं पे आपको मौजूद मिलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमली रेक्टिफाइड और गैस मॉलिक्यूल्स आर द स्पेस हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, गैसेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, पर ये याद रखना, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी आपको देखने को यहीं पे मिलेगा इसी लेयर्स में। आपके जो ओरास होते हैं, ओरा मतलब जो आपने देखे होंगे ना, ऑब्जर्व करते हैं, जैसे वो जो रंग बिरंगे से जो लाइटनिंग होती है जो नॉर्दर्न और साउदर्न पोल में, वो आपको इसी लेयर्स में देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, सो इस वजह से, सो आई होप दैट आपको ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आइनोस्फेयर। सो इसमें क्या है कि ये जो लेयर है ना, ये आपकी लोकेटेड है 80 से 400 किलोमीटर की रेंज में। जो हमने थर्मोस्फेयर देखा था, उसमें उसमें हमने देखा था कि आपका जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो भी उसी लेयर्स में होता है, क्योंकि आपके वहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं। और इसकी भी एक रीज़न है, देखो इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो है आपकी 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज लेयर होती है ये जो आयनोस्फीयर, याद रखना। ये जो लेयर है आपकी आयनाइजेशन करती है एटम्स का। किस प्रकार से, क्योंकि जो सोलर रेडिएशन आती है ना वो उस आसपास के इन्वायरमेंट को चार्ज कर देती है। ठीक है, बिकॉज द इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखो इसमें आएगा आपके मैं बताता हूँ। देखो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, जैसे टेम्परेचर अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो मैंने बताया था कि जो थर्मोस्फेयर होता है उसमें टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाता है, घटता नहीं है। और हाइट जो वहाँ पे जब हाइट बढ़ती है तो आपका टेम्परेचर बढ़ता है, बिकॉज ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द सन। क्योंकि जो सन की रेडिएशन जो आती है वो बढ़ा देती है और आयनाइज भी कर देती है आसपास के एटमोसफेयर को और वहाँ के एटम्स को। फिर थर्ड पॉइंट में क्या था कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन जो होता है वो जब मान लो देखो अर्थ से हम ट्रांसमिट करते हैं कोई भी सिग्नल, तो वो आपको यहीं आयनोस्फीयर में जाता है और यहीं से वो आपका रिफ्लेक्ट होके आपका वापस अर्थ पे आता है ना। तो ये था इसमें। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आएगा। लास्ट लेयर के बारे में पढ़ते हैं, एक्सोस्फेयर। सो सबसे लास्ट है, तो ये अपर मोस्ट लेयर है अपने एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और इसकी हाइट लगभग बताते हैं कि 400 किलोमीटर पे आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, आइनोस्फेयर्स के बियॉन्ड। फिर बात करें इसमें, यहाँ पर जो एयर है वो काफ़ी कम है, मतलब ना के बराबर है, और टेम्परेचर यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सपोज है जो सोलर रेडिएशन आती है। फिर लाइट आपको यहाँ पे गैसेस देखने को मिलती हैं, ये याद रखना, हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, इस पूरे इस एक्सोस्फीयर में। और टेम्परेचर यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता है इस लेयर में। और क्योंकि मैंने ये आपको बता ही दिया था, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोज आ जाती है और डायरेक्टली आपके मतलब कि जो भी सनलाइट आती है या फिर जो भी सन रेडिएशन आती है वो डायरेक्टली फर्स्ट इसी पे आपकी पेनिट्रेट करती हैं, एक्सपोज करती हैं। और यही लेयर है जो कोइंसाइड करती है स्पेस के साथ। ये याद करना कि कई बार आता है कि कौन सी लेयर जो है वो स्पेस के साथ कोइंसाइड करती है। ठीक है, तो वो आपकी एक्सोस्फीयर है।
सो आई होप दैट आपको ये जो सेशन है जो मैं अभी पढ़ाया है वो आपके समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।